हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस के बारे में बात करेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए उस दो बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है। चिल्ड्रन एजुकेशन मतलब पढ़ाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के संबंधित है, ठीक है। एलिजिबिलिटी इसकी सबसे पहले देख लीजिए। ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है सभी के लिए मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट जो कि डेपुटेशन पे गया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो भी एलिजिबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट है कोई जो डेपुटेशन पे गया है स्टेट गवर्नमेंट में या कि फॉरेन सर्विस में, तो वो भी एलिजिबल है, बट उनके प्रोविजंस में टर्म में होना चाहिए, ठीक है। प्रोविज़न होना चाहिए उनके टर्म्स में, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल को जिनका गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए। इसके अलावा वर्क चार्ज एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉई हैं। इसके अलावा सिविलियन पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट, तो इन सब के लिए मिलेगा। या एलिजिबिलिटी याद रखिएगा। डेफिनेशन दो बच्चों के लिए मिलेगा, स्टेप हो या फिर अडेप्टेड हो, होली डिपेंडेंट होने चाहिए। और एल्डेस्ट टू के लिए मिलेगा, ठीक है। जैसे और इसमें आप ध्यान रखें कंडीशन, जैसे अगर एक बच्चा है और दूसरा बच्चा जब पैदा होता है उस केस में अगर ट्विंस बच्चे पैदा हो जाते हैं तो तीनों बच्चों के लिए दिया जाएगा, ठीक है। ये याद रखेंगे। और चिल्ड्रन एज की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 20 ईयर तक, मतलब 20 साल तक जो है मैक्सिमम ये दिया जाएगा, या क्लास 12 तक, ठीक है। जो भी इसमें से पहले हो, चाहे वो 12th क्लास या फिर 20 साल, इनमें से जो है इतने तक ही मिलेगा। जब तक मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके बच्चे की 20 साल हो जाती है तब तक, या फिर वो 12th क्लास पास कर लेता है तब तक, ठीक है। विच इज़ ईयरली है। डिसेबिलिटी वाले केस में ये एज जो है वो 22 साल है, ठीक है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, और यहाँ पर आपको याद रखना कि नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक मिलता है, ठीक है। इसके लिए आप याद रखेंगे कि क्लास 1 से पहले केवल 2 क्लास के लिए मिलेगा। जैसे कि आप आजकल आप जानते हैं क्लास 1 से पहले NC होता है, फिर KG, LKG, प्री KG, इस तरीके से। तो वो आप याद रखेंगे कि क्लास 1 से पहले सिर्फ 2 बार मिलेगा, चाहे वो NC KG मानो या फिर LKG, प्री KG कुछ भी मानो, तो सिर्फ 2 बार मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा क्लास 10th के बाद जो है 2 साल मिलेगा, चाहे उन 2 सालों में 12th पास कर लिया जाए, चाहे ITI कर लिया जाए, GTI कर लिया, कुछ भी कर लिया जाए, क्लास 10th के बाद 2 साल मिलेगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, ठीक है। और जो कोर्सेज हैं वो रेगुलर, करस्पॉन्डेंस, डिजिटल लर्निंग कोर्स कुछ भी हो सकते हैं। रिकॉग्नाइज स्कूल से होना चाहिए, बट डिसेबल अगर गवर्नमेंट सर्वेंट का जो चाइल्ड है वो डिसेबल है, डिसेबिलिटी के केस में चाहे रिकॉग्नाइज या नॉन रिकॉग्नाइज कुछ भी हो वो वैलिड माना जाएगा स्कूल, ठीक है। इसके अलावा जो क्लेम है वो 1 इन ईयर, एक साल में एक बार होता है फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग पर, ठीक है। इसके अलावा बोथ पेरेंट गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर मान लीजिए दोनों जो पेरेंट हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो उनके वो मतलब एक को ही लेना होगा, क्योंकि दोनों के बच्चे सेम है तो उनमें से एक को ही मिलेगा, तो आप ये याद रखें, ठीक है। इसके अलावा ये देखिएगा डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है चिल्ड्रन एजुकेशन, उसमें स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है, स्कूल का सर्टिफिकेट देना होता है, रिपोर्ट कार्ड और फीस रिसिप्ट वगैरह, ये सब इसमें बताई गई है। हालांकि फीस रिसिप्ट की आवश्यकता नहीं होती, रिपोर्ट कार्ड वगैरह या फिर सर्टिफिकेट वगैरह देकर काम होता है, लेकिन ये तीनों चीज़ें आप याद रखें। हॉस्टल सब्सिडी की अगर हम बात करें तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट का जो है सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट लगाया जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट कार्ड या फिर फीस की कॉपी, ये सब चीज़ लगाई जाती है, ठीक है। और कंडीशन इसमें है जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस जो है या हॉस्टल सब्सिडी है, दोनों को साथ में क्लेम किया जा सकता है, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस और हॉस्टल सब्सिडी। हॉस्टल सब्सिडी के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। हॉस्टल सब्सिडी मतलब जैसे जहाँ जो स्कूल है वो थोड़ा सा 50 किलोमीटर्स से जो है दूर है और रेसिडेंस में बच्चा वहाँ पर रह रहा है, तो उसको हॉस्टल सब्सिडी भी दी जाएगी। और रेट आप यहाँ पर याद रखेंगे। रेट से पहले ये देख लीजिएगा, गवर्नमेंट सर्वेंट चाहे वो ऑल लीव पर मतलब कोई सी भी लीव पर रहे उसे ये मिलेगा ही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। सस्पेंशन पर भी मिलेगा, बट डाइज नॉन के केस में ये नहीं मिलता। और इसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस अगर मान लीजिए जो दिया जाता है तो ये इस कंडीशन पर नहीं है कि बच्चा फेल हो गया तो उसको नहीं मिलेगा या कुछ, उससे तो मतलब फेल हो या पास हो इससे मतलब नहीं है, वो तो मिलना ही है, ठीक है। इसके अलावा रेट की अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस के आप रेट देखेंगे। नॉर्मल रेट यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो आप ब्लू कलर से लिखा हुआ देख रहे हैं ये पुरानी रेट है, बट आपको न्यू वाली याद रखनी है, 2812 रुपये, ठीक है, पर मंथ। और डिसेबल फी वाले केस में इसका डबल कर देंगे हम 2625 रुपये पर मंथ, ठीक है। जो कि अब बनेगा अगर हम नॉर्मल चाइल्ड के केस में बात करें तो 33,750 रुपये, ये आप याद रखेंगे। 33,750 रुपये नॉर्मल रेट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की, और डिसेबल चाइल्ड के लिए 67,500 रुपये रेट है, ठीक है। और बात करें अगर हॉस्टल सब्सिडी की तो हॉस्टल सब्सिडी जो है 1,01,250 रुपये पर ईयर है, ठीक है। ये आप याद रखिए, ये भी सब पर ईयर ही है जो मैंने बताया ये, ठीक है। और डिसेबिलिटी केस में जब होता है, मतलब जो डिसेबल चाइल्ड है उसको स्पेशल कैटरिंग अगर कोई चाहिए तो उसे वो भी अलाउड है, ठीक है। और ये लिखा हुआ है कि जब 50% हो जाएगा DA तब ये 25% रेट बढ़ जाएंगी, तो मैंने आपको ऑलरेडी बढ़ाकर ही बताई है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट अगर रिटायर्ड या फिर डिस्चार्ज BRS लेता है या फिर डिसमिस हो जाता है, रिमूव हो जाता है, कंपलसरी रिटायरमेंट हो जाता है, तो उसको मतलब ऐसा मान लीजिए बीच मतलब फाइनेंशियल ईयर है उसके बीच में अगर हो गया तो अप टू द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर के जो पूरी एकेडमिक ईयर के लिए वो जो है दिया जाएगा, ठीक है।
और इसके अलावा डेथ इन सर्विस के केस में नॉर्मल एलिजिबिलिटी जो उसकी है तब तक दिया जाएगा। इसके अलावा मतलब वैकेशन पर अगर जो है मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट का जो चाइल्ड है वो रह रहा है किसी हॉस्टल में, तो फिर अपने घर पर जो है वैकेशन पर एक साल में एक बार आना अलाउड है। उसके आने जाने का खर्चा सरकार रिम्बर्स करेगी, मतलब गवर्नमेंट आपको जो डिपार्टमेंट है वो रिम्बर्स्ड होगा। जो रेल के लिए सेकंड एसी के लिए अलाउड है, या फिर रोड से बाई बस आ सकता है, सी से लोअर स्टीमर के द्वारा, ठीक है। और ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, लोअर स्टीमर के द्वारा आ सकता है अगर मतलब कनेक्टेड नहीं है रेल तो। और जो क्लेम जो किया जाएगा इसका वो किया जाएगा रिटर्न जर्नी के विदिन 3 मंथ। जब जैसे ही रिटर्न जर्नी जब हो जाएगी, स्कूल में पहुंच जाएगा जो भी चाइल्ड है, उसके जो है रिटर्न जर्नी के विदिन 3 मंथ तब वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर पढ़ लिया चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस से, डिटेल में है ये, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग टाइम के बारे में, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक है इसलिए हम इन्हें स्पीड से पढ़ रहे हैं। ज्वाइनिंग टाइम के बारे में आप याद रखेंगे। एलिजिबिलिटी सबसे पहले, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो पब्लिक इंटरेस्ट में उसका ट्रांसफर हुआ है तो उसे ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय प्रॉपर चैनल से सेंट्रल गवर्नमेंट में आया है टेक्निकल रिकग्निशन के थ्रू, तो उसे ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ज्वाइनिंग पे भी हालांकि दिया जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट को, ठीक है। ज्वाइनिंग टाइम जो दिया जाएगा। इसके अलावा सरप्लस स्टाफ है उसका अगर रीडेप्लॉयमेंट हो गया है किसी अदर ऑफिस में तो भी उसे ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। डिपार्टमेंट का अगर रिडक्शन हो गया है तो उसे अपॉइंटमेंट का उसका किसी अदर प्लेस पर हुआ है तो भी उसे ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, ये आप याद रखें, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग वर्किंग, इसमें आपको याद रखना है कि अगर डिपार्टमेंट का अगर रिडक्शन हो जाता है तो उसका अपॉइंटमेंट किसी अदर डिपार्टमेंट में होता है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट जब वर्क कर रहा है, मतलब ड्यूरिंग वर्किंग नोटिस आ गया कि डिपार्टमेंट का रिडक्शन हो गया है, आपको अन्य ऑफिस में जाना है, तो ज्वाइनिंग टाइम ज्वाइनिंग पे दोनों मिलते हैं। बट अगर डिपार्टमेंट का रिडक्शन हो गया कुछ मंथ, घर पर शायद 3 मंथ से ज़्यादा नोटिस है, मतलब 3 मंथ से ज़्यादा अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट घर पे बैठा है, उसके बाद अगर ऐसा नोटिस आया कि आपको अनदर ऑफिस में जाना है तो सिर्फ ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, ज्वाइनिंग पे नहीं मिलेगा, ठीक है। ये देखिए लिखा है ब्रेक 30 दिन से ज़्यादा ना हो, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि रिडक्शन होने के बाद 30 दिन से ज़्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट घर पे बैठा हो, तो उस केस में जो है ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, ज्वाइनिंग पे नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें और देखेंगे आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ में कि यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है प्रोसीड कर रहा है रिमोट एरिया या फिर रिमोट एरिया से आ रहा है तो उसे ज्वाइनिंग टाइम ज्वाइनिंग पे जो है एक ही चीज़ के लिए मिलेगा, ठीक है। या फिर उसे जाने के लिए रिमोट एरिया में या फिर आने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट अगर उसका होम टाउन अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में है तो दोनों तरफ का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा, यह आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा कमिटमेंट की अगर हम बात करें तो चार्ज जैसे ही रिलिंक्विश होता है फॉर नून में अगर होता है तो सेम डे से ज्वाइनिंग टाइम शुरू हो जाता है, अगर आफ्टर नून से चार्ज छोड़ा है तो नेक्स्ट डे से ज्वाइनिंग टाइम शुरू हो जाता है, ठीक है। ज्वाइनिंग टाइम जो होता है उसको कॉम्बिनेशन किसी भी छुट्टी के साथ, वैकेशन के साथ अलाउड है, रेगुलर लीव के साथ अलाउड है, या फिर हॉलीडे होता है RH जो है इसके साथ अलाउड है। बट सी के साथ जो CL जो होता है कैजुअल लीव के साथ अलाउड नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए क्वांटम हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये जो ज्वाइनिंग टाइम है इसका कैलकुलेशन ओल्ड डिपार्टमेंट से होता है। और क्वांटम की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर इसमें जो है क्वांटम देखेंगे कि क्वांटम में एक चीज़ आपको याद रखने वाली बात है इसमें कि सेम स्टेशन पर ट्रांसफ़र हुआ है उसका, या फिर उसका ट्रांसफ़र जो है अनदर स्टेशन पर भी हुआ है उसका ट्रांसफ़र, तो उसका रेजिडेंस चेंज नहीं हुआ है, मतलब वो ये है कि उसका घर चेंज नहीं हुआ है, वो सेम रेजिडेंस पर रह रहा है, तो उसको सिर्फ 1 दिन का ही ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। लेकिन उसका क्या है अनदर स्टेशन पर ट्रांसफ़र हुआ और उसका रेजिडेंस भी चेंज हुआ है, तो ये आप यहाँ याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि अगर उसका जो ट्रांसफ़र हुआ है वो 1000 किलोमीटर से कम है तो 10 डेज़ मिलेगा, ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम, ये आप याद रखिएगा। रोड जर्नी अगर इन्वॉल्व है तो फिर 12 डेज़ मिलेगा, ठीक है। अगर 1000 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 12 डे का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। अगर इसमें रोड जर्नी इन्वॉल्व है तो 15 डेज मतलब 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। और 2000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के लिए अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो इस केस में 15 डेज़ का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। और रोड जर्नी इन्वॉल्व है तो भी 15 दिन का ही ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। बट एयर के केस में सिर्फ 12 दिन ही मिलेंगे, ठीक है, 12 डेज़ मिलेंगे अगर एयर से बाई एयर अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जाता है तो, ठीक है। एक्चुअल डिस्टेंस नापा जाता है, एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, ठीक है। इसके अलावा अब जैसे ये जो मैंने ज्वाइनिंग टाइम बताया इसका एक्सटेंशन 30 डेज़ तक किया जा सकता है HOD के द्वारा। बट 30 डेज़ से ज़्यादा का अगर करना है तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कर सकता है, जिसमें जर्नी टाइम, हॉलीडे, 8 डे प्रिपरेशन जो भी स्टार्टिंग का है वो सब इसी में आ जाता है, ठीक है। इतना ही दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। ज्वाइनिंग टाइम में प्रीफिक्स या सफिक्स कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कुछ सैटरडे संडे प्रीफिक्स लगा लिए या सफिक्स लगा लिए, इसमें जब से ज्वाइनिंग शुरू होती है तब जब से चार्ज छोड़ा है तब से ही वो माना जाता है, ठीक है। अनेबल्ड ज्वाइनिंग टाइम जो होता है वो बाद में जो है क्रेडिट कर लिया जाता है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 15 डेज़, मतलब 15 डेज की जो मतलब EL वो क्रेडिट हो जाती है खाते में, और 300 से ज़्यादा EL नहीं होती है वो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट है, A पॉइंट से B पॉइंट के लिए जा रहा है ज्वाइनिंग लेने के लिए, उसका ट्रांसफ़र हो गया पब्लिक इंटरेस्ट में, जब वो C यहाँ बीच में पहुँचा
और यहाँ उसे पता चला कि भाई उसको यहाँ की जगह कहीं और ज्वाइन करना है, तो बट यहाँ तक तो उसने ज्वाइनिंग टाइम अवेल कर लिया हुआ, तो वो ज्वाइनिंग टाइम जो है उसे अवेल किया था, तो न्यू ऑर्डर में उसे न्यू ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। वो ज्वाइनिंग टाइम ऐसा नहीं है कि उसका भी कॉम्बिनेशन कर लिया जाए, वो उसे काट दिया जाएगा, न्यू ऑर्डर में न्यू ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ज्वाइनिंग पे की अगर हम बात करें तो न्यू डिपार्टमेंट जो है ज्वाइनिंग टाइम पे देता है। पे की हम बात कर रहे हैं, इसका बेसिक पे ओल्ड डिपार्टमेंट का जो होता है उसके आधार पर, DA HR सब उसी के आधार पर होता है, ठीक है। बट अगर ऑन रिक्वेस्ट में गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफ़र होता है तो ज्वाइनिंग टाइम भी नहीं मिलता है और ये सब पे वगैरह नहीं मिलता, लीव लेकर उसे जाना होता है, ठीक है। याद रखेंगे कभी कभी क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट जैसे आर्मी वगैरह में जो होते हैं उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है कहीं पर, जैसे कहीं उनकी टुकड़ी है तो 3 साल कंप्लीट हो गए, 4 साल कंप्लीट हो गए, उन्होंने प्रेफरेंस दे रखा है कि हमें अपना होम टाउन चाहिए, तो उस कंडीशन में जब वो जाते हैं होम चॉइस वाली स्टेशन पर तो उस समय ट्रांसफ़र वो पब्लिक इंटरेस्ट माना जाता है, तो यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र अप टू 180 डेज़ तक जो है गवर्नमेंट सर्वेंट क्या है टूर मानती है, 180 दिन तक, तो वो टूर जब मानेगी तो ट्रांजिट टाइम दे देगी, ज्वाइनिंग टाइम देने का कोई वहाँ मैटर ही नहीं बनता, ठीक है। और ज्वाइनिंग टाइम जो होता है वो हमेशा काउंटेबल होता है, ड्यूटी काउंट होगा आपको जो ज्वाइनिंग टाइम होगा, और जो मतलब क्वालिफाइंग सर्विस काउंट होगा, इंक्रीमेंट काउंट होगा, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ज्वाइनिंग टाइम अवेट के बाद जो है ट्रांसफ़र कैंसिल अगर कर दिया गया तो ज्वाइनिंग टाइम ही वो माना जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको छुट्टी में से काट लिया, वो ज्वाइनिंग टाइम ही माना जाएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये सब देख लीजिएगा, पेरेंट डिपार्टमेंट जो है पेरेंट डिपार्टमेंट है, ये न्यू डिपार्टमेंट है, और उसको ट्रांसफ़र जब होता है इस केस में यहाँ पर डिफर रूल है, यहाँ पर डिफर रूल है, तो ये न्यू वाले डिपार्टमेंट के रूल्स वो अप्लाई होंगे, और गवर्नमेंट सर्वेंट A पॉइंट से B पॉइंट पर डेपुटेशन या फॉरेन इसमें जाता है तो म्यूचुअल इसमें क्या हुआ, म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत ज्वाइनिंग टाइम को लेकर बात होती है। मतलब ज्वाइनिंग टाइम क्या है कि A ऑफिस से B ऑफिस पर गवर्नमेंट सर्वेंट जा रहा है और प्रॉपर चैनल जा रहा है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो आने जाने के लिए उसे 15 डेज दिए जाते हैं, या फिर जैसे मैंने जो दूरी बताई उस दूरी के हिसाब से उसे दिन दिए जाते हैं, वो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रही ज्वाइनिंग टाइम की बात। कोई क्वेश्चन हो अब बताइएगा कमेंट में, ठीक है। हम बहुत स्पीड से यहाँ कर रहे हैं ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो, बार बार उसे देखें और आपको पता चले, थोड़ा सा मन में याद रहे आपके माइंड में, और जिससे क्वेश्चन सही कर पाएँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी, सर्विस बुक के बारे में बात कर लेते हैं, सर्विस बुक क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में अभी। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सर्विस बुक के बारे में, ठीक है। सर्विस बुक होती है, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट जब भी अपॉइंट होता है न्यू सर्विस में, उसमें उसकी एक सर्विस बुक बनाई जाती है जिसमें उसका सारा लेखा जोखा लिखा जाता है, ठीक है। उसकी एक बुक बनती है पूरी जिसमें सर्विस के बारे में सारी जानकारी रखी जाती है। ऑल गजेटेड एंड नॉन गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विस बुक बनाई जाती है, ठीक है। और जो टेम्प्रोरी वैकेंसी के अगेंस्ट आए हैं या जो लेस देन 1 ईयर के लिए आए हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, उनके लिए जो नहीं बनती है सर्विस बुक, ठीक है। और सर्विस बुक हमेशा डुप्लीकेट कॉपी इसकी बनती है, क्योंकि एक कॉपी हेड ऑफ द ऑफिस के पास और एक कॉपी जो होती है वो गवर्नमेंट सर्वेंट के पास रहती है। और हर साल क्या होता है, जनवरी के महीने में गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी कॉपी जो होता है हेड ऑफ द ऑफिस को दे देगा और 30 डेज़ में हेड ऑफ द ऑफिस उसे वापस कर देगा अपडेट करके, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट वाली जो कॉपी है जो गवर्नमेंट सर्वेंट को दी गई है वो अगर लॉस्ट हो जाती है तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट 500 रुपये देकर नई कॉपी ले सकता है ऑफिस से। अगर रिटायरमेंट के बाद उसे कोई अपने ऐसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायरमेंट हो जाता है उसके बाद उसे कॉपी चाहिए अपनी सर्विस बुक की, तो वो 5 रुपये देकर ले सकता है। इसके अलावा सर्विस बुक की हम बात करें, ई फॉर्मेट में ओपन किया जाए ऐसा गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, ठीक है। उसके अलावा एंट्री एंड अटेस्टेशन की हम बात करें तो सर्विस से रिलेटेड जो भी एवरी स्टेप्स हैं वो अटेस्ट करेगा हेड ऑफ द ऑफिस जो है, वो उसे अटेस्ट करेगा, उसे वेरीफाई करेगा, और हेड ऑफ द ऑफिस की बुक को जो है नेक्स्ट हायर अथॉरिटी करेगा। सारी एंट्री उसमें रहती है, सस्पेंशन, पेनल्टी, टेक्निकल डिजिग्नेशन, पास्ट सर्विस, क्वालिफाइंग सर्विस है या नहीं। इसके अलावा एक पेज जो उसका फर्स्ट पेज होता है उस पर रबड़ स्टैम्प लगाकर GPF या अकाउंट नंबर एंटर कर दिया जाता है, ठीक है। LTC क्या है, जो CG EGIS का नॉमिनेशन फॉर्म 13 सारी जानकारी मतलब उसमें रहती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, सर्विस बुक को गवर्नमेंट सर्वेंट को एवरी ईयर दिखाया जाता है, उसे दिखाकर उसे सिग्नेचर कराए जाते हैं कि देख लीजिए आपकी सर्विस बुक अपडेट हो गई, आप यहाँ पर सिग्नेचर करिए, और जो भी हेड ऑफ द ऑफिस है वो भी उसे वेरीफाई करता है। बट एक केस बनता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट अगर फॉरेन सर्विस में गया हुआ है तो फिर क्या होगा, तो क्योंकि वो तो ऑफिस में है नहीं, तो उसके स्थान पर जो अकाउंट ऑफिसर होता है वो वहाँ साइन करता है, उसकी सर्विस को वेरीफाई करता है। और हेड ऑफ द ऑफिस जो होता है हर साल जो है अपनी हायर अथॉरिटी के लिए बताता है कि हमने इतना मतलब उन्हें सर्टिफिकेट देता है कि हमने इतनी सर्विस को वेरीफाई कर ली है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें रजिस्टर ऑफ सर्विस बुक का, तो सर्विस बुक कहाँ किसके पास है, तो वो एक रजिस्टर बन जाता है सर्विस बुक का। किसी वाली सर्विस बुक किसी के पास जा रही है ऑफिशियली तो एक रजिस्टर में नोट कर लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट अगर रिटायर हो जाता है या सीज हो जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, काम नहीं करता मतलब ऑफिस में, उसको रिटायर कर दिया जाता है, तो मिनिमम 3 ईयर्स तक उसकी सर्विस बुक को रिटेन करने की ज़रूरत है, किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात रही सर्विस बुक की। अब इसके बाद हम नेक्स्ट और बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस, ये क्या है इसके लिए हम समझते हैं, ठीक है। अब तक हमने जितने 3 टॉपिक के बारे में बात की, कोई क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन के बारे में आप बताइएगा, ठीक है।
हाँ जी दोस्तों, तो अभी ये बात है किसकी, वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस की। तो वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस जो की जाती है, सर्विस का वेरिफिकेशन जो किया जाता है वो हेड ऑफ द ऑफिस के द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। पेमेंट रजिस्टर में 1 मार्च से लेकर 28 या फिर 29 जितने की भी फरवरी तब तक की सर्विस वेरीफाई होती है। और ट्रांसफ़र का किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का होता है तो टिल डेट जितना ओल्ड ऑफिस ने जो भी पेमेंट किया है उसे तब तक की सर्विस जो है ओल्ड ऑफिस वेरीफाई करेगा, ठीक है, उस केस में, ट्रांसफ़र वाले केस में। और इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट अगर फॉरेन डिपार्टमेंट में है तो अकाउंट ऑफिसर के द्वारा सर्विस वेरीफाई की जाती है। और वेरिफिकेशन जो क्वालिफाइंग सर्विस का है वो कैसे किया जाता है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसकी या तो 18 साल कंप्लीट हो गए हों जब वो सर्विस में हो, या फिर उसके 5 साल बचे हों रिटायरमेंट में, ठीक है, रिटायरमेंट में उसके 5 साल बचे हों तो क्वालिफाइंग सर्विस जो है ऑफिस वेरीफाई करता है और गवर्नमेंट सर्वेंट को बताता है। गवर्नमेंट सर्वेंट उसके बाद रिप्रेजेंट कर सकता है और कोई सर्विस उसकी गलत वेरिफिकेशन हुआ है उसको, ठीक है, तो उसके लिए उसे टाइम दिया था, जो कि हमने पेंशन रूल में बात भी करी थी इसके बारे में, ठीक है। और ये जो होता है वेरिफिकेशन फाइनल होता है, ये पेंशन एंड ग्रेचुटी इसी के बेसिस पर बनती है और इसे ओपन नहीं किया जा सकता, बस ओनली वन केस, अगर रूल ही कोई गवर्नमेंट सर्वेंट चेंज कर रही है, किसी रूल में बदलाव कर रही है, तभी इसे ओपन किया जाता है, अन्यथा ये सर्विस फाइनल होती है, ठीक है। तो जो इसका वेरिफिकेशन होता है। इसके अलावा कैसे होता है, जैसे क्वालिफाइंग सर्विस, जैसे क्वालिफाइंग सर्विस क्या है, मतलब जैसे जिस दिन से गवर्नमेंट सर्वेंट ने ज्वाइन किया, ठीक है, और जब तक वो रिटायर हुआ या वो मान लीजिए उसकी डेथ हुई सर्विस में है, तो उसकी डेथ हुई या वो मान लीजिए रिटायर हुआ, ऐसा मानिए आप, ठीक है, तो ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक की जो टोटल सर्विस होती है ये कहलाती है टोटल सर्विस, ठीक है। जिस दिन से ज्वाइन हुआ, जिस दिन रिटायर हुआ, तब तक की टोटल सर्विस कहलाती है। इसमें से नॉन क्वालिफाइंग सर्विस को हटा दिया जाता है, क्वालिफाइंग सर्विस निकल के आ जाती है। अब नॉन क्वालिफाइंग सर्विस कौन सी होती है, डाइज नॉन, अनऑथराइज्ड अब्सेंस या फिर ओवर स्टेल, ये जो होती है ये मतलब नॉन क्वालिफाइंग सर्विस होती है। इन तीनों कंडीशन के बारे में, हालांकि हमने 2 कंडीशन के बारे में, इन दोनों के बारे में पेंशन रूल और सीसीए रूल्स के बारे में बात की है, बट मैं आपको अब लीव रूल पढ़ाने वाला हूँ, तीनों के बारे में हम डिटेल में बात कर लेंगे, ठीक है, ये भी आप समझ जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एनपीए के बारे में। एनपीए आप समझ लीजिएगा, एनपीए क्या होता है, एनपीए होता है नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेस। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस होता है जो कि डॉक्टर्स वगैरह को दिया जाता है कि आप कहीं बाहर वो प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, इसीलिए उन्हें नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेस दिया जाता है, ठीक है। एडमिसिबल आप ध्यान रखेंगे सीजीएचएस ऑफिसर्स को दिया जाता है या वेटरनरी डॉक्टर्स को दिया जाता है जो कि जानवर के डॉक्टर हैं। ये क्या होता है ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है कि ये इसका परसेंट कितना है, तो ये 20% ऑफ बेसिक पे, ये है रेट। इसका रेट क्या है, इसका 20% ऑफ बेसिक पे, ये कहलाता है नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेस। पूछा जाएगा नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेस का रेट क्या है, तो आपको याद रखना है 20% ऑफ बेसिक पे ये होता है, ठीक है। और बेसिक पे प्लस एनपीए, मतलब बेसिक पे जो है, मान लीजिए किसी का बेसिक पे हाईएस्ट है और उसको 20% ऑफ बेसिक पे और मिलेगा एनपीए के रूप में, तो उस कंडीशन में 2,37,500 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो इतने पे ही रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा, 2,37,500 पे, ठीक है। इसके अलावा और हम जो एनपीए है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेस, वो पे का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। जैसे इमोलमेंट्स में काउंट, डीए में काउंट ये होता है क्योंकि डीए वगैरह इस पर मिलता है, तो इसलिए इसी में बताया गया कि 2,37,500 से रेस्ट्रिक्टेड रहता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और हालांकि इतना डीप से ये क्वेश्चन नहीं जाता कि एनपीए ड्रॉ करने की कंडीशन है कि बोथ की पोस्ट, उसकी क्लरिकल पोस्ट, होल टाइम पोस्ट हो या फिर उसकी पर उसको प्राइवेट पोस्ट हो, मतलब वो प्रैक्टिस बाहर नहीं कर सकता पब्लिक इंटरेस्ट में, ये सब इसमें बताया गया है। यहाँ से इतना बस क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है लियन के बारे में, यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट है FR 913, ये आपको याद रखना है, FR 913 लियन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, लियन क्या है, ठीक है। तो लियन के बारे में भी हम अब पढ़ लेते हैं लियन। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं लियन के बारे में, ठीक है। FR 913 ये लियन है, इसके बारे में हम बात करते हैं। लियन क्या होता है, ये होता है जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो पोस्ट ज्वाइन करता है उस पर उसका अधिकार जम जाता है, तो उसके बारे में बात है कि लियन के बारे में, ठीक है। तो ये एक टाइटल होता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि लियन क्या है, तो ये एक टाइटल है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिएगा गवर्नमेंट सर्वेंट एलिजिबल आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ प्रोविजन, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइन होता है उसका प्रोविजन पीरियड कंप्लीट जब हो जाता है तो उसका उस पोस्ट पर लियन बन जाता है, ठीक है। जब तक अदर पोस्ट में लियन क्रिएट नहीं हो जाता तब तक पुरानी पोस्ट पर जो है लियन बना रहता है, कभी भी आकर उस पुरानी पोस्ट को ज्वाइन कर सकता है। मतलब क्या हो, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट ने ज्वाइन किया, ठीक है, 2 साल बाद उसका प्रोफेशन पीरियड कंफर्म हो गया और उसके बाद उसमें उस पोस्ट पर उसका बन गया लियन, ठीक है। अब लियन बनने के बाद में वो प्रॉपर चैनल किसी और ऑर्गेनाइजेशन में गया, ठीक है, टेक्निकल डिजिग्नेशन के थ्रू, और वहाँ जाकर वो काम करने लगा, ठीक है। अब ये वहाँ जाकर मान लीजिए उससे कोई पोस्ट वगैरह उसके लिए पसंद नहीं आई या कुछ नहीं आई, तो उसका क्या है, पुरानी पोस्ट पर उसका लियन बना हुआ है, तो उस पोस्ट पर वो वापस आ सकता है, ठीक है, कुछ टाइम फ्रेम इसका होता है, ठीक है, तो उस पोस्ट में वो जो है वापस आ सकता है, ठीक है। तो लियन कब क्रिएट होता है, अब इसके बारे में आप देखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंट होता है, आफ्टर कन्फर्मेशन उसका लियन क्रिएट हो जाता है, ठीक है।
और मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट का प्रमोशन हुआ हायर पोस्ट पर, उस पर भी प्रोबेशन पीरियड रहता है, कंप्लीट हो जाएगा, फिर भी उसका लियन जो है उस पोस्ट पर भी उसका मतलब लियन बन जाएगा, ठीक है। और लियन जो है उसका हायर पोस्ट पर रेगुलर जो पोस्ट है मतलब उसका हायर पोस्ट पर जाएगा तो उसका लियन जो है हायर पोस्ट पर ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये है इसमें तो सेम वही बात है ये। अच्छा, कंडीशन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट सर्वेंट ओल्ड पोस्ट पर था, टेक्निकल डिजिग्नेशन के थ्रू जो है न्यू पोस्ट पर वो गया, ठीक है। और ओल्ड पोस्ट पर क्या हुआ, इस पर कोई और आकर अपॉइंट हो गया और वो अपनी जो न्यू पोस्ट पर गया है तो वो भी वहाँ से वापस आ गया, और अब गवर्नमेंट सर्वेंट को कौन सी पोस्ट मिलेगी, क्योंकि वो न्यू डिपार्टमेंट से वापस आ गया पुराने डिपार्टमेंट में, क्योंकि उसके उस पोस्ट पर लियन बना हुआ था, मतलब उसका अधिकार था उस पोस्ट पे आने के लिए, कुछ टाइम पीरियड उसका होता है 1 साल से कुछ। तो उस ग्रेड में क्या हुआ, जब उस ग्रेड में जिसमें वो गया था उस ग्रेड में जो सबसे जूनियर जो होगा उस जूनियर को रिवर्ट कर दिया जाएगा और उसे पुरानी पोस्ट दे दी जाएगी, ठीक है। उस गवर्नमेंट सर्वेंट को वो पोस्ट दे दी जाएगी। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट खुद ही जूनियर मोस्ट हो, उससे जूनियर कोई हो ही ना, तो उससे जो लोअर पोस्ट पर रिवर्ट कर मतलब जो उसका रिवर्ट पोस्ट है उस पर रिवर्ट कर दिया जाएगा जहाँ वो ज्वाइन किया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसने किसी लेवल 1 पर अगर पहले ज्वाइन किया था, वो खुद ही जूनियर मोस्ट है तो उसे उसी पोस्ट पर जो है उसके मतलब दोबारा उसे रख लिया जाएगा, ठीक है। अगर वो मान लीजिए ज्वाइन ही जिस पोस्ट पर किया जिस पर वह मान लीजिए वापस आया है, ठीक है, मान लीजिए उसने ज्वाइन किया था MTS और फिर प्रमोट हो गया था, फिर वो बन गया था JSA, तो JSA से जाके वो दूसरे न्यू डिपार्टमेंट में गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में मान लीजिए वो जो वापस आया है तो वो JSA के लिए एलिजिबल है क्योंकि वो यहाँ से गया था। लेकिन अब यहाँ बात हो रही है कि अगर MTS पर ही वो दूसरे पोस्ट पर गया था और उस पर ही वापस आया है और जबकि पुरानी वाली पोस्ट पर कोई और आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वह वापस जब आया है तो उसे एक मतलब सुपर प्रिलिमिनरी जिसे पोस्ट बोलते हैं वो पोस्ट बना दी जाएगी उसके लिए उतने टाइम फ्रेम के लिए और उसे रख लिया जाएगा, ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए उसकी जॉब होगी। इसके अलावा याद रखने वाली बात यह है कि रिटेंशन ऑफ लियन कब तक ये रहता है लियन, तो देखिएगा जब मतलब कंफर्मेशन हो जाता है, आपको पता है लियन जब तक तो रहता है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट डेपुटेशन पर हो, फॉरेन सर्विस पर हो, लियन उसका बना रहता है, लीव छुट्टी पर है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सर्वेंट छुट्टी पर गया और उसकी पोस्ट मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट छुट्टी पर गया, छुट्टी डाल के उसकी जो पोस्ट है वो किसी और के लिए दे दी, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसका लियन बना हुआ है पोस्ट पर। ज्वाइनिंग टाइम पीरियड जो है तब भी उसका लियन बना हुआ रहता है, सस्पेंशन पर भी रहता है क्योंकि सस्पेंशन जो है सिर्फ ड्यूटी का टर्मिनेशन होता है, उसका लियन उसका पोस्ट पर जब भी बना रहता है, ठीक है। अच्छा, लियन कब बना हुआ नहीं रहेगा, जब गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर हो जाएगा तो उसका पोस्ट पर कोई लियन नहीं रहेगा, BRS ले ले, पेनल्टी उस पर कोई लग गई, ठीक है, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट उसने ले लिया या मतलब सरकार ने कर दिया और डेपुटेशन पर एब्जॉर्ब हो गया कहीं और डिपार्टमेंट में तो उसका पुरानी पोस्ट पर लियन नहीं रहता है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए डेपुटेशन पे फॉरेन सर्विस में गया है बट उसके मैक्सिमम लिमिट के से ज़्यादा बियॉन्ड मैक्सिमम लिमिट के बियॉन्ड भी अगर वो वहाँ रहता है तो उसका लियन जो है पुरानी पोस्ट पर कैंसिल हो जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और मैक्सिमम जो टाइम है डेपुटेशन का वो 7 साल है, ये सब इसमें बताया गया है कि अदर पोस्ट पर लियन जो है एक्वायर करने पर उसका जो है लियन टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट का लियन कैंसिल नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट FR13 FR40 है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर हमने लियन के बारे में बात की, सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, एक बार बना था कि लियन क्या है तो ये टाइटल है, इस तरीके का बना था, ठीक है। कुछ कंडीशन पूछ ली जा सकती है तो ये सारी कंडीशन मैंने यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर दी, ठीक है। इसके बाद में बात है फ़ीस की, तो फ़ीस के बारे में भी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। फ़ीस रह गया, ऑनरेरियम रह गया, जो इंपॉर्टेंट रह गया वो आप देख लीजिएगा। ये रूल्स ज़रूर याद रखिएगा। 46A फ़ीस के बारे में बताता है, ठीक है। ये 8 वगैरह कुछ नहीं है, तो सीरियल नंबर मैंने डाल रखा है, ठीक है, ये वो है। तो अब हम इसके बारे में जो बात करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये जो एक वीडियो ये हो जाएगा FR का और इसके अलावा और 2-3 वीडियो बन जाएंगे, ठीक है, ये सारा ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।